गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 20 मई और आज का हम लोग जो है पहले घटना चक्र, आर्थिकी और डेली करंट अफेयर्स इसका करंट जो है देखेंगे। तो घटना चक्र आर्थिकी के अंतर्गत जो है आज हम लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के बजट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 उसके बारे में जानते हैं और जो मेन तथ्य है उसको जो है हम आपको बताते चलेंगे। तो उत्तर प्रदेश बजट जो है 5 फरवरी 2024 को जो है ये प्रस्तुत किया गया। इसको जो है उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा ये प्रस्तुत किया गया। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट का अनुमान प्रस्तुत किया गया। तो ये याद रखेंगे ये कि कब ये हुआ है और सबसे मेन कि वित्त मंत्री अभी कौन है उत्तर प्रदेश के। ये पूरा प्रस्तुत बजट जो है वो आकार 2024-25 में था 7,36,437.71 करोड़ रुपये का ये पूरा बजट जो है पूरा का पूरा बजट था। इस बजट में जो है योजनाओं पर जो है 24,863.57 करोड़ रुपये की नई योजना को जो है सम्मिलित किया गया है बजट में। वहीं विगत वर्ष के बजट में जो है 32,721.96 करोड़ रुपये की नई योजना जो है शामिल की गई थी। तो आपको ये याद रखना है टोटल बजट का आकार कितना था। यहाँ पर आप ये डाटा के माध्यम से भी देख लें कि 2023-24 में जो है बजट का आकार था 6,90,242। वहीं 2024-25 में जो है बजट का आकार हो गया है 7,36,437.71 करोड़ रुपये जो है ये हो गया है। यहाँ पर हम ये भी बता दें कि वित्त वर्ष 2024-25 में वर्ष 2022-23 के वास्तविक आंकड़े और 2023-24 के बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान 2024-25 के आय व्यापक जो है ये तुलना जो है नीचे दिया गया है। तो वो हालांकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो राजस्व प्राप्तियां कितना हुआ है तो ये सब उतना जरूरी नहीं। हाँ, यहाँ पर एक तथ्य जो है जरूरी है कि किस मद में जो है खर्चा कहाँ से आता है कहाँ जाता है। तो पहले हम कहाँ से आता है उसको हम देख लें। तो केंद्रीय अनुदान सहायता से जो 12.9% आता है आया है। उसके बाद राज्य का अपना जो है राज्य कर राजस्व उससे 37.1%, केंद्रीय कर अंतरण से 30%, उसके बाद गैर कर राजस्व से 3.4%, सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां 15.3%, उसके बाद जो सार्वजनिक लेखा रसीद उससे जो है 0.8% और ऋण और आर्थिकी वसूली से जो है 0.5% ये आया है रुपया। वहीं पर जो है कहाँ खर्च हुआ है उसके बारे में देखते हैं। तो उसमें जो है आप देखेंगे यहाँ पर ये याद रखेंगे कि राज्य का अपना कर राजस्व से जो है सबसे ज्यादा पैसे आया है। वहीं पर जो है खर्च कहाँ हुआ है उसमें देखते हैं। तो पूंजीगत व्यय 21% हुआ है, कर अदायगी जो है 5.4%, कुल ऋण अग्रिम जो है वितरण 1.3%, सरकार से अनुदान प्राप्त 9%, वेतन सरकारी कर्मचारी को 12.8%, वेतन सहायक प्राप्त संस्थान कर्मचारी को 11.7%, पेंशन 11.7%, ब्याज भुगतान 7.3%, स्थानीय निकायों को अंश वितरण 3.3% और सब्सिडी 3.8%, अन्य व्यय जो है 12.7%। तो यहाँ पर देखेंगे पूंजीगत व्यय जो है ये सबसे ज्यादा हुआ है 21%। ये तथ्य जो है आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश पूंजीगत। अब आते हैं
पूरे मुख्य बिंदु पर जो ये बजट है, बजट में समावेशी विकास के लिए बजट की योजनाएं जो है कौन कौन सी हैं उसके बारे में, ये जो है आपको पीटी में तो कम लेकिन मेन में जो है मेंस में ज़्यादा काम देगा। तो आप जो है इसको जब यूपीपीसीएस का आप जब मेंस का क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो उससे जो है आपको पता चल जाएगा कि कैसे डील। अब जैसे एक एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लेते हैं, जो है भारत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2024-25 में बजट में औद्योगिक विकास के लिए कितना जो है औद्योगिक विकास के लिए किन किन मदों में खर्चा किया गया है उसका विवरण दें और उसके बारे में जो आप अपना टिप्पणी करें। उसके बाद सामाजिक विकास के लिए क्या किया गया है, पर्यटन के क्षेत्र में क्या किया गया, इस तरह से प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो पहले हम देखते हैं युवा रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण के लिए क्या किया गया है। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान चलाया गया है। ये जो है महिला और पुरुष दोनों के लिए घरेलू एवं विदेशी रोजगार के अवसरों के लिए युवाओं में क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के लिए रोजगार प्रोत्साहन कोष की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है। 2 मेगा सरकारी आईटीआई की स्थापना और 69 आईटीआई का उन्नयन किया गया है। स्पोर्ट्स एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग सेंटर की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रावधानित राशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये जो है कर दी गई है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ये जो है ये डाटा आपको डायरेक्ट भी पीटी में भी पूछ सकता है। तो ये था ये। अब अवसंरचना और एवं औद्योगिक विकास से संबंधित देखते हैं। तो अवसंरचना और औद्योगिकरण, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का जो है गठन किया गया है। फॉर्च्यून 500 कंपनियों के लिए एफडीआई नीति 2023 लागू की गई। ये सारे के सारे जो आपको मेन में भी काम देगा। सेमीकंडक्टर नीति 2023 लागू किया गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 60 किलोमीटर की नई लिंक एक्सप्रेसवे जो है इसकी गठन किया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में स्टार्म वाटर ड्रेनेज कार्यक्रम हेतु बजट में प्रावधान किया गया। तो ये सब औद्योगिक विकास के लिए किया गया है। अगला है अनुसंधान और नवरचना के लिए सरकारी विभागों में एआई एमएल और अत्याधुनिक तकनीकी का जो है उपयोग की बात कही गई है। उसके बाद जो है आप देखेंगे तो उसके बाद है एआई सेंटर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना। $1 ट्रिलियन का लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सांख्यिकी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण एवं ऑनलाइन डेटा स्टोरेज क्लाउड स्टोरेज सुविधा स्थापना की गई है। आईआईटी कानपुर में 500 बिस्तर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल वाले स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई है। अब पर्यटन के क्षेत्र में देखेंगे तो अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, नैमिषारण्य, विंध्यवासिनी धाम, देवी पाटन और नाथ कॉरिडोर में थीम आधारित अवस्थापना सुविधा का विकास किया गया। प्रयागराज में कुंभ संग्रहालय की जो है स्थापना की बात कही गई थी। ये पर्यटन क्षेत्र में जो है विकास के लिए। वहीं कृषि में समृद्धि के लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना और राज्य कृषि विकास योजना जो है कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र के लिए है। वहीं पर निजी ट्यूबवेल के लिए बिजली की दरों में 10% की सब्सिडी 100% सब्सिडी की बात कही गई है। गन्ने के राज्य परामर्श मूल्य में 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, ऑर्गेनिक कल्चर लैब, टिश्यू लैब, कृषि पर्यटन केंद्र इत्यादि की स्थापना की बात कही गई। तो ये सारे के सारे जो आपको मेन में काम देंगे। पीटी में कुछ तथ्य हैं जिसको कि हम बता चुके हैं कि वो पीटी में काम देंगे। अगला देखते हैं। अगला है कि इसी के अंतर्गत आप जब देखेंगे तो ये कहा गया है कि
बजट में जो है पर्यावरणीय संबंधित जो बजट में नई पहल ग्रीन बजट की बात कही गई है। ग्रीन बजट की जानकारी से पहले हम लोग देखते हैं किन मदों में जो खर्चा किया गया आवंटन। तो प्रमुख विभागों का आवंटन का देखें तो प्राथमिक शिक्षा के लिए जो है 76,035 करोड़ रुपये का जो है आवंटन किया गया। वहीं ऊर्जा क्षेत्र में 57,071 करोड़ का। तो सबसे ज्यादा किसका किया गया है प्राथमिक शिक्षा में, ये इंपॉर्टेंट तथा आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं प्रमुख योजनाएं जो हैं उस पर कितना किया गया है। तो सर्व शिक्षा अभियान पर जो 21,310 करोड़ का किया गया है और जल जीवन मिशन पे जो है 22,000 करोड़ रुपये। तो सबसे ज्यादा जो है किस योजना पे किया गया, जल जीवन मिशन पर 22,000 करोड़। ये डाटा जो है पीटी में आप लोग याद रखेंगे। अब आते हैं हम लोग कि बजट में नई पहल ग्रीन बजट का जो है किया गया है। ग्रीन बजट इसलिए भी किया गया है कि जब ग्लासगो जो कि ब्रिटेन ये है क्या कहते हैं आयरलैंड में है, तो वहाँ पे 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में जो है प्रधानमंत्री द्वारा पंचामृत कार्यकलाप के लिए भारत की प्रतिबद्धता के बारे में जो है बताया गया था। उसी को फॉलो करते हुए जो है सरकार ने ये कहा है कि पर्यावरण अनुकूल वित्तीय नीतियों का निर्धारण जो है किया जाएगा और इसके अंतर्गत सतत विकास के लिए लक्ष्यों को प्राप्त करना, स्वच्छ पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल, पर्यावरणोन्मुखी नीतियों का निर्धारण, स्थिति स्थापक पर्यावरण को सुनिश्चितीकरण करने की बात जो है कही गई है। ये पर्यावरण अनुकूल। वहीं सामाजिक क्षेत्र का देखते हैं, प्राथमिकता वाले प्रमुख सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिकाधिक लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए सभी योजनाओं के लिए जो है कार्यान्वित सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है, ये कहा गया है। यहाँ पर ये याद रखेंगे कि जो केंद्र की योजनाएं हैं उस किन योजनाओं में जो यूपी प्रथम स्थान पर है। जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें जो है यूपी प्रथम स्थान पर। प्रधानमंत्री जनधन योजना, खाता खुलवाने में भी प्रथम स्थान। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, इन सब योजनाओं में जो है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। वहीं पर आप जब देखेंगे कि द्वितीय स्थान पर में है तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पे द्वितीय स्थान पे है। उत्तर प्रदेश की डीबीटी परफॉर्मेंस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर मिला है, ये भी याद रखेंगे। डीबीटी में जो है दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर आपको एक दो तथ्य और भी बता दें जो कि उत्तर प्रदेश में जो है प्राथमिकता वाले आर्थिक क्षेत्र बढ़ावा देने के लिए परियोजना है। जेवर में एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है बनाया जा रहा है करीब 1150 करोड़ रुपये की लागत से। वहीं एक्सप्रेस वे NH के साथ जो है ये औद्योगिक नोड्स की कनेक्टिविटी के बारे में जो 5,000 करोड़। तो सबसे ज्यादा ये जेवर का एयरपोर्ट के बारे में जो है आप लोग याद रखेंगे। तो ये सब सारे तथ्य जो है थे यूपी के आर्थिकी से या बजट से संबंधित मुख्य तथ्य जो है आपको बता दिया। हालांकि बजट जो है बहुत ज्यादा है, लेकिन जरूरी नहीं है मुख्य तथ्य याद रखेंगे, नहीं तो बहुत सारे ये कर दिया वो उतना पूछा भी नहीं जाता है। अगला देखते हैं इसी में बिहार के बजट से संबंधित। बिहार का बजट का जब देखते हैं तो बिहार का बजट जो है 2024-25 इसको पेश कब किया गया तो 13 फरवरी 2024 को जो बिहार के उप मुख्यमंत्री जो कि वित्त मंत्री भी हैं उन्होंने बिहार का सरकार का बजट जो है पेश किया। ये बिहार का कुल बजट जो है ये है 2,78,725.72 करोड़। ये डाटा रट लेंगे क्योंकि बीपीएससी में इस तरह का जो है डाटा हूबहू पूछ लिया जाता है। तो और बिहार के किसी भी एग्जाम में तो 2,78,725.72 करोड़ का बजट जो है अनुमानित किया गया है। इस वित्त वर्ष 2024-25 के बजट जो प्रस्तुत किया गया है उनमें जो है अनुमानित कितना है 2,78,725.72 करोड़, जो कि वित्त वर्ष 2023-24 के बजट
2,61,885.42 करोड़ रुपये से 16,840.32 करोड़ अधिक है। ये भी डाटा याद रखें, कितना अधिक है, 16,840 करोड़। मोटा मोटी भी दिमाग में रहेगा तो आप वहां पे क्वेश्चन को टिक कर पाएंगे। तो ये जो है था वित्त वर्ष 2000, ये पूरा का पूरा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो एकदम याद ही कर लेंगे। अगर आगे चलते हैं, वित्त वर्ष 2024-25 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट जो है 1,78,706.09 करोड़ रुपये है, जो कि वित्त वर्ष 2023-24 के अनुमान 1,61,855.67 करोड़ रुपये से 16,850 करोड़ जो है रुपये अधिक है 2024-25 में 2023-24 के बनस्पत। तो ये डाटा है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर आपको बता दें कि जो राजकोषीय घाटा है उससे संबंधित कुछ डाटा के बारे में बता दें कि वित्त वर्ष 2024-25 में जो है 29,095.42 करोड़ रुपये राजकोषीय घाटा जो है रहने का अनुमान है, जो कि सकल घरेलू उत्पादन के 9,76,514 करोड़ रुपये का है, जो कि पूरे का प्रतिशत में बढ़ता है 2.98 जो है राजकोषीय घाटा। ये याद रखेंगे ये डाटा को। ये डाटा के बारे में यहाँ पे भी दिया गया। राजकोषीय घाटा जो है कुल व्यय में से राजस्व प्राप्तियां, ऋण की वसूली, ऋण की वापसी को घटाने के पश्चात जो राशि बचती है उसी को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। मतलब टोटल जितना पैसा प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो कुल व्यय प्राप्त नहीं, कुल व्यय जितना हुआ है, कुल व्यय जितना हुआ है से राजस्व प्राप्तियां जितना प्राप्त हुआ है राजस्व, और ऋण की वसूली से जितना प्राप्त हुआ है और ऋण की वापसी से जितना प्राप्त हुआ है, उसको घटाने के पश्चात जो बचता है उसको राजकोषीय घाटा कहा जाता है। और राजकोषीय घाटा जो है सकल घरेलू उत्पाद का जो है बिहार का कितना है, 2.98% है। ये डाटा जो है आप लोग जरूर याद रखेंगे। अब आते हैं कि रुपया कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। ये बिहार के संदर्भ में केंद्र सरकार की सहायता का अनुदान 18.70% है, वहीं लोक ऋण 18.53% है, ऋण की वसूली 0.16% है, केंद्र करों में राज्य का अंश 40.52% है, राज्य सरकार के कर राजस्व 19.47 है और राज्य का कर राजस्व 2.6 ये है। अब देखिए कहां से आता है। जब आता है तो देखेंगे केंद्र करों में राज्य की अंश से जो है सबसे ज्यादा आता है, जबकि आप यूपी में देखेंगे तो यूपी में औद्योगिक क्षेत्र में जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन भारत आज भी केंद्र पर जो है निर्भर है, तो कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ उद्योग बढ़ाने की जरूरत भी है। अब जाता कहाँ है रुपया, ये देखते हैं। तो ये सामान्य सेवा में 29.95%, सामाजिक सेवा में 38.89%, आर्थिक सेवाएं में 22.68%, लोक ऋण में 8.03%, सहायता अनुदान में 0.01% और ऋण और पेंशन में 4.44%। तो सामाजिक सेवाएं में जो है सबसे ज्यादा जो है खर्च बिहार कर रहा है। तो पर भी आप सामाजिक रूप से देखेंगे तो जो है पिछड़ा हुआ बिहार है, पता नहीं, ठीक है। हालांकि धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन द्रुत गति से सुधार होगा तभी जो है कुछ हो पाएगा। अब है कि बजट 2024 में आर्थिक रूपरेखा जो प्रस्तुत की गई है उसमें 2022-23 के दौरान पूरे देश में अग्रणीय रहा है आर्थिक वृद्धि दर में, जीडीपी वृद्धि दर में। और इसको बिहार, जब किसी स्टेट का वृद्धि दर होता है तो उसको जो है स्टेट जीडीपी बोलते हैं, जीएसडीपी बोलते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीएसडी में तो आर्थिक वृद्धि दर जो है ये बिहार सर्वोत्तम रहा, 10.64
4% रहा है। ये डाटा जो है पूछा गया, वहीं राष्ट्र स्तर पर 7.24% ही रहा था। ये डाटा जो है पूछा जा चुका है, तो आप याद रखेंगे। फिर 2024-25 का जो है आर्थिक वृद्धि दर का ये अनुमान 10.64% जो है दर्ज की गई है। राज्य की आर्थिक वृद्धि दर में राष्ट्रीय औसत से आर्थिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत अधिक रही है? 3.45% रही है। ये किस आधार पर? तो आधार वर्ष जो है 2011-12 बिहार के लिए भी है और इंडिया के लिए भी आधार वर्ष बेस ईयर जो है 2011-12 उससे तुलना करके देखा जाता है। तो बिहार के अर्थव्यवस्था का आकार जो 2012-13 के लगभग 2.57 लाख करोड़ रुपए से 1.7 गुना बढ़कर जो है 2022-23 में लगभग 4.42 लाख करोड़ रुपए जो है हो गया। तो ये भी डाटा जो है याद रखिए। ये तो डाटा एकदम याद नहीं रखना है कितना प्रतिशत जो है दर्ज किया गया है। तो ये जो है ये डाटा था। उसके बाद आपको ये भी बताते चलें कि बिहार सरकार जो है अपने राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए भी काम कर रही है। और बिहार सरकार जो है राजकोषीय घाटा 2022-23 में राज्य का राजकोषीय घाटा कुल सकल राज्य उत्पादन मतलब GSDP उत्पादन का 5.97% रहा था। अगर जो यूपी से तुलना करें तो यूपी में जो है बहुत ही कम रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा है राजकोषीय घाटा। इतना रहा है जो कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ऋण अधिनियम 3.50% से जो है अधिक है। तो ये डाटा भी याद रखेंगे कि राजकोषीय घाटा जो है 5.97% जो है बिहार का रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर बता दें कि अगर जो देखते हैं राज्य सरकार के वित्त वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य उत्पादन का अनुपात 2.98% जो है ये अनुपात में प्रतिशत में रखा गया है। एक जस्ट मिनट आपको ये बता दें पूंजीगत राजकोषीय राजकोषीय घाटा। तो ये यहाँ पर जो राजकोषीय घाटा की बात हो रही है, ठीक है, ये बात हो रही है 2022-23 की बात हो रही है। 22-23 की ये भी याद रखेंगे आप लोग। जो 22-23 का घाटा की बात हो रही है वो 22-23 की यहाँ पर बात हो रही है। आगे चलते हैं। आगे जो है इसी में देखते हैं आगे कि राजस्व संग्रह संरचना से संबंधित कि राजस्व संग्रह ये हालांकि ऊपर जो है कर चुके हैं। अब अगला जो है हम लोग डेली करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जो है 5 साल बाद जीता है थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट। बिना कोई गेम गंवाए जीता टूर्नामेंट। और ये जो है किसको हराकर जीता हुआ है? तो चीन की टीम को जो है हराकर जीता है। सात्विक साईराज, रेखा रेड्डी और चिराग शेट्टी ने पेरिस ओलंपिक से पहले परफॉर्म वापस करते हुए थाईलैंड ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। इसने चीनी जोड़ी चेन बो यांग और लिू ई को सीधे गेम में जो है पराजित किया है 21-15, 21-15 से। और खास बात यह रही कि विश्व के नंबर 3 भारतीय जोड़ी ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी गेम नहीं गंवाया। और यह खिताब 2019 में जो है इससे पहले जीता गया था। यह भारतीय जोड़ी सत्र का दूसरा और BWF विश्व टूर का कुल नामा खिताब जो है जीत चुका है। तो ये थाईलैंड ओपन डबल्स का जो है खिताब किसने जीता है, तो ये याद रखना है। अगला देखते हैं। अगला ये बहुत ही VVI है। इसके बारे में हालांकि पहले भी बता चुके हैं कि ब्लू ओरिजिन कैप्सूल जो है वो अंतरिक्ष में भेजा गया और इसमें जो है भारतीय मूल के पायलट गोपी थोटा कूड़ा ये समेत 6 लोग जो है रविवार को अंतरिक्ष में सैर पर गए थे। तो
पहले ऐसे भारतीय ये बन गए हैं या भारतीय मूल के जो कि अंतरिक्ष में जो है यात्रा किए हैं एज ए पर्यटक के क्षेत्र में जो है यात्रा किए। गोपी थोटाकुरा इनमें अमेरिका के पहले और श्वेत अंतरिक्ष यात्रियों के रूप में चुने गए 90 वर्षीय एड्रीवट भी शामिल थे। एड्रीवट जो हैं ये भी इसमें शामिल थे जिन्होंने आखिरकार 60 साल बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरी है। अमेरिकी वायुसेना के कैप्टन रहे एड ड्रिफ्ट का अंतरिक्ष यात्री के रूप में 1961 में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने चुनाव किया था, लेकिन 1963 में अमेरिकी उड़ान नहीं जा सके थे उस समय। तो आप भारतीय संदर्भ में जो है जरूर याद रखेंगे कि गोपी थोटाकुरा जो है ये भारतीय मूल के पायलट हैं जो कि ब्लू ओरिजिन कैप्सूल में जो है अंतरिक्ष में गए सैर के लिए। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है अच्छा एक तथ्य यहाँ पर आपको बता दें, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक बने गोपी चंद थोटाकुरा। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें कि अंतरिक्ष की उड़ान भरने वाले गोपी चंद थोटाकुरा को कंपनी के कुछ दिनों पहले ही यात्रा की जानकारी दी गई थी। थोटाकुरा एक पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। ब्लू ओरिजिन में न्यू शेफर्ड 25 मिशन के लिए गोपीचंद थोटाकुरा को क्रू मेंबर चुने गए थे और गोपी एक पायलट और एक एविएटर भी हैं। तो यहाँ तक ही आज का करंट अफेयर्स था। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।